नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड। जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में जो भ्रष्टाचार है वो कितनी मात्रा में व्याप्त है, और अब तो जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा है। इसी संबंध में हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सूर्यकांत धस्माना जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में। धन्यवाद। सर, जिस राज्य की अवधारणा इस आधार पर हुई थी कि जो लखनऊ से जो बजट बनते हैं वो सुदूर पहाड़ तक नहीं पहुंच पाते हैं, जो कमीशन का खेल था, और उसको लेकर जो अलग राज्य बना था कि जो 1 रुपया अगर देहरादून राजधानी से पहुंचे तो वो 1 रुपया पहाड़ तक पहुंचे। लेकिन अब जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इस बात को बोला है कि हमने उससे ज़्यादा ही किया लेकिन कम नहीं किया है। देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, भ्रष्टाचार के मामले में तीरथ सिंह जी ने जो कहा है वो तो केवल वो बात पर मोहर लगाई है जिस बात को हम लगातार कह रहे हैं। पिछले 6 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार इस राज्य के अंदर पनपा है, भ्रष्टाचार नहीं था ऐसा तो हम नहीं कह सकते, भ्रष्टाचार रहा होगा, लेकिन पिछले 6 वर्षों में जिस प्रकार से वो फला फूला है, जिस प्रकार से राजनीतिक संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में, सत्ताधारियों के संरक्षण में जिस प्रकार से उसके पर लगे हैं, कोई नियंत्रण नहीं रह गया। आप कल्पना करिए कि एक मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद ये कहता है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ धर्म युद्ध करूंगा। 2017 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस बात को कहा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा कि हम सरकार में आते ही सबसे पहला काम लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे, और बहुत सारी बातें कही, लेकिन भ्रष्टाचार की क्योंकि आप बात कर रहे हैं तो मैं लोकायुक्त पर आऊंगा। और जैसे ही विधानसभा का पहला सत्र हुआ, उस सत्र में NH 74 उसमें जो सैकड़ों करोड़ों का घोटाला हुआ था, उस घोटाले की जांच CBI से करने की हाउस के अंदर घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने करी, और उसके बाद उन्होंने फिर हाउस के अंदर कहा कि 15 दिन के अंदर CBI इसको टेक ओवर कर लेगी। ये सारा प्रकरण मैं इसलिए कह रहा हूं कि किस प्रकार से फला फूला है, किस प्रकार से उसको पाला गया है, पोसा गया है, उसको सिंचित किया गया है, उसको फलने फूलने दिया गया है, उसका उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। गडकरी साहब की चिट्ठी आती है, वो सार्वजनिक हो जाती है, जिसमें डांट लगती है कि आपने CBI जांच कैसे करवा दी, अधिकारियों का मनोबल गिरेगा, कर्मचारियों का मनोबल गिरेगा। और उसके बाद वो दिन और आज का दिन, वो CBI जांच कहाँ गई, वो 15 दिन में जो टेक ओवर हो रहा था वो कहाँ गया, वो आज तक किसी को पता नहीं। NH 74 की जांच में जितने लोग जेल गए उनके बारे में पता करिए। जो IAS सस्पेंड हुए वो वापस बहाल हो गए, उसके बाद उनको जिस प्रकार से मलाईदार पदों पर स्थापित किया गया वो सबको पता है। जितने लोग, जितने अधिकारी, जितनी पीठ थपथपाई जा रही थी कि साहब हम जीरो टॉलरेंस वाले हैं, हम बिल्कुल, कहाँ गए वो सारे लोग? और क्या हुआ NH 74 की? NH 74 का हुआ क्या, ये कोई बताने वाला है क्या? उसके बाद आप ये लगाइए कि 4 साल तक इस राज्य के अंदर त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने स्वयं ये कहा था कि लोकायुक्त आएगा, और पहले ही सत्र में विधानसभा के लोकायुक्त का बिल लेके आए, खंडूरी जी वाला लोकायुक्त लाएंगे। और उसके बाद खुद ही पहली बार इतिहास में हुआ होगा कि सत्ताधारी दल एक बिल ला रहा है और उस बिल को खुद ही प्रवर समिति को भेज रहा है, जबकि जो मेन ऑपोजिशन था कांग्रेस ने बिना शर्त, बिना किसी संशोधन के कहा कि सरकार लोकायुक्त लावे, हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने उस लोकायुक्त बिल को ऐसे कूड़े के डब्बे में डाला कि 6 साल हो गए, वो लोकायुक्त बिल का भी अता पता नहीं है। जब उनसे पूछा जाता था, कहते थे साहब भ्रष्टाचार है ही नहीं तो लोकायुक्त की जरूरत क्या है, तो आप क्या चुनाव में जुमले दे रहे थे? तो महाजनों, ये न गता सपनता है, जैसा बड़ा लोग करते हैं वैसे ही उसका अनुसरण नीचे वाले करते हैं। दिल्ली वाले जुमले दे रहे थे तो इनके स्टेट वालों ने भी जुमले देने शुरू किए। NH 74 पे जुमला दिया, फिर उन्होंने लोकायुक्त पे जुमला दिया। आज तक 6 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन कंटिन्यूटी है। 17 में थी, फिर 22 में भी बन गई, 22 वाली भी 9 महीना पूरा
हो गया हो जाने जा रहे हैं, लेकिन कहाँ लोकायुक्त है किसी को नहीं मालूम। पूरी साजिश के तहत राज्य के अंदर भ्रष्टाचार को पनपाया गया, भ्रष्टाचार को पाला गया, भ्रष्टाचार को पोसा गया। भ्रष्टाचार का बोलबाला इस राज्य में इतना हो गया है कि खुद स्वयं 4 महीने मुख्यमंत्री रहने वाले तीरथ सिंह जी, उनको भी ज्ञानवर्धन हो गया, उनको भी ये सद्बुद्धि ईश्वर ने दी कि ये बात कहो कि इस राज्य के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे जितने मामले, अब आप ये बताइए स्मार्ट सिटी का मामला है, देहरादून की स्मार्ट सिटी में 1500 करोड़ रुपए का जो बजट है कहाँ गया? देहरादून को आपने बदसूरत बना दिया। स्मार्ट की जगह उसकी जो हालात थी, जो एक इतना नैसर्गिक सुंदरता का शहर पूरे देश और दुनिया में जिसका नाम था, उस शहर का बेड़ा गर्क करने का काम कर दिया इन्होंने। परेड ग्राउंड देखिए आप, इस देहरादून के फेफड़े हैं परेड ग्राउंड, लंग्स थे, जहां से देहरादून शुरू होता है। देहरादून 0 लिखा हुआ है वहां पे, माइलस्टोन जो लगा है, अगर आप उस पर पढ़ेंगे तो उस पर लिखा है देहरादून 0। उस घंटाघर को ऐसा कर दिया जैसा किसी घटिया से मकान का वॉशरूम होगा, बाथरूम बना दिया उसको। टाइलें देखिए उसमें क्या लगाई, जो उसकी सुंदरता थी, जो उसकी खूबसूरती थी, जो उसमें स्मारक लगे थे हमारे तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के, उनको एक कोने में डाल दिया। उसको छोटा करके उसमें टाइल्स, इतनी भद्दी टाइल्स लगा दी, और मैं जैसे ट्रक के टायर काट करके जो उसका चारों तरफ उसके पूरी उसकी तुरपाई की गई है, इतना भद्दा आपने घंटाघर कर दिया। लिफाफे को देख करके मजमून का अंदाजा होता है। जब कोई देहरादून आता है तो देहरादून का हार्ट जब देखता है, वो देखता है देहरादून में घंटाघर क्या हाल है, देहरादून में परेड ग्राउंड क्या हाल है, देहरादून की राजपुर रोड, देहरादून की ईसी रोड, देहरादून की सुभाष रोड, देहरादून की गांधी रोड, देहरादून की सहारनपुर रोड, सारी सड़कों को खोद के रख दिया। अब तो पिछले 1.5 महीने से बारिश भी नहीं है, तो आपने सड़कें ठीक क्यों नहीं करी अब तक? सारी आंतरिक सड़कें, सारे बाहर की सड़कें वो बर्बाद पड़ी हुई हैं। भ्रष्टाचार की जहां तक बात है, अगर स्मार्ट सिटी का जब से काम शुरू हुआ तब से लेके अब तक की जांच हो जाए तो कितने लोग जेल चले जाएंगे आपको अंदाजा नहीं है। महा घोटाला है, जब से राज्य बना तब से लेके अब तक अगर सबसे बड़ा घोटाला कोई निकलेगा तो वो स्मार्ट सिटी का घोटाला निकलेगा, और उसमें बड़े बड़े लोग संलिप्त हैं। देखिए, हम ब्यूरोक्रेसी को या किसी इंजीनियर को, किसी सीईओ को, इनको हम दोष नहीं दे सकते। मैंने आपसे कहा कि सरकार राज्य चला रही है, ब्यूरोक्रेट नहीं चला रहा, चीफ सेक्रेटरी नहीं चला रहा, मुख्यमंत्री चलाता है। मुख्यमंत्री को लोग चुनते हैं, जवाबदेही मुख्यमंत्री की होती है, जवाबदेही चीफ सेक्रेटरी की या सेक्रेटरीज की नहीं होती, उनकी सरकार के प्रति होती है, लेकिन सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति होती है। तो आज इस राज्य के अंदर भ्रष्टाचार चरम पे है, और इसके ऊपर सबसे बड़ी सील, सबसे बड़ी मोहर लगाने का काम किया है तीरथ सिंह रावत जी को। कब तक वो अपनी बात पे कायम रहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो उन्होंने बात कही है उनको मैं इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम सच्चाई इस राज्य की सबके सामने खोल के रख दी। जी सर, जैसे कि तीरथ सिंह रावत जी ने इस बात को कबूला है, लेकिन क्या कबूलने भर से भ्रष्टाचार में कुछ जो है कि कुछ सुधार होगा उसमें, या सिर्फ कहने भर से कुछ? अब कोई अपने सारे वस्त्र उतार करके चौराहे पे खड़ा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? नंगा। तो नंगे को शर्म आती है कभी? इस राज्य की हालत वही हो गई, सारा सिस्टम नंगा हो गया है, और नंगा जब आदमी हो जाता है तो उसको शर्म नहीं आती। अब किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अंकिता भंडारी का इतना बड़ा मामला हो गया। आप ये लगाइए कि उत्तराखंड जिसके विकास की धुरी महिला है, ये राज्य जो बना है वो सबके सहयोग से बना, लेकिन सबसे बड़ा अगर योगदान और कुर्बानियां किसी की थी तो महिला की थी। और ये राज्य आज अगर इसका अस्तित्व है तो अस्तित्व का सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है वो महिला है। जानवर, घर का चूल्हा चौका, घर का खेत, घर का रहन सहन, सारा पानी, घास, लकड़ी, वो महिला के सर से उसका बोझ उतरा ही नहीं आज तक। सारी धुरी जो है वो महिला है। उसके चारों तरफ ही पूरा घर है, उसके चारों तरफ ही पूरा परिवार है, उसके चारों तरफ ही पूरा गांव है, और उसके चारों तरफ ही पूरा उत्तराखंड है। और उस महिला की अस्मिता पर इतनी बड़ी चोट इस राज्य के अंदर हो गई। एक 19 वर्ष की लड़की, उसको इस प्रकार से जघन्य तरह से मारा गया। और मारा क्यों गया? केवल एक सामान्य कोई प्रेम प्रसंग होता, हत्या हो जाती तो रोज होती है। अभी दिल्ली में आप देख रहे हैं कितने टुकड़े कर दिए। इसी प्रकार से यहाँ पर देहरादून में भी एक हुआ था कांड,
उसमें भी हुआ था। ये प्रेम प्रसंग में चलता रहता है, हो जाती है, हत्या भी होती है, अपराध होते हैं। लेकिन एक उत्तराखंड की लड़की जो अपने कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवार को मदद करने के लिए यहाँ पर नौकरी करने आई, रिसोर्ट में नौकरी करते करते उसके जो रिसोर्ट के मालिक हैं, जो उसका मैनेजमेंट है, वो उसको किस ओर धकेलना चाह रहा था, उससे जो कुकृत्य कराना चाह रहा था, जो उससे गलत काम करवाना चाह रहा था, जो उसको गलत धंधे में डालना चाह रहा था, उसने जब उसका प्रतिरोध किया तो उसकी हत्या हो गई। तो इससे बड़ा कोई चोट उत्तराखंड के ऊपर है। लेकिन आप कह रहे हैं कि क्या होगा साहब, भाई जुलूस निकले, प्रदर्शन निकले, इतना लोगों में आक्रोश आज भी है, लेकिन हुआ क्या? प्रधानमंत्री आए, खूब बढ़िया टोपी पहनी हिमाचली, और हिमाचल प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करने के लिए हिमाचल का झोला पहन लिया, भाषण दे गए, तालियां बजवाई, एक शब्द जो कहा हो। 15 अगस्त को आपको शर्म आनी चाहिए, आपने लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर के कहा महिलाओं का सम्मान। अरे महिलाओं का सम्मान, उत्तराखंड की तो महिला के सबसे बड़ी अस्मिता के ऊपर चोट हो गई। उत्तराखंड में एक 19 साल की लड़की की हत्या कर दी, और आपकी विचारधारा वाला एक आदमी पोस्ट कर रहा है फेसबुक में कि मैं कैंडल मार्च में या किसी शोक सभा में इसीलिए नहीं जाता कि एक पिता और एक बेटा अपनी 19 साल की बेटी से और बहन से उसकी कमाई खा रहा है। क्या मतलब है इसका? कैसी मानसिकता है इनकी? कौन लोग हैं ये नंगापन नहीं है तो क्या है? इससे बड़ा नंगापन क्या हो सकता है? इससे बड़ा नंगापन कुछ नहीं हो सकता। एक भी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी महिला नेता ने क्या देहरादून से लेकर के और पूरे उत्तराखंड से लेकर के और पूरे दिल्ली तक इतनी चिल्ला कर हमारी देश की राष्ट्रपति मां महिम द्रौपदी मुर्मू, उसका नाम किस प्रकार से लेकर के पार्लियामेंट में चिल्ला रही हो, द्रौपदी मुर्मू का अपमान हुआ है, द्रौपदी, अरे द्रौपदी मुर्मू इस देश की राष्ट्रपति, उनका नाम तुम इतनी बदतमीजी से ले रही हो। और सोनिया गांधी माफी मांगो, सोनिया गांधी माफी मांगो। क्या, कहाँ चली गई वो स्मृति ईरानी? कहाँ चली गई वो महिलाओं की बात करने वाली इतनी बड़ी बड़ी ठेकेदार, इतने बड़े बड़े लोग, कहाँ चले गए वो? एक शब्द आप नहीं बोल पाए। तो आज उत्तराखंड के अंदर चाहे महिला सुरक्षा का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे और सवाल छोड़ दीजिए, महंगाई ये तो सारे चलते रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड 22 साल पूरे हो गए हमको इस 9 नवंबर को। इस 22 साल की यात्रा में पौड़ी में जिंदा लड़की जला दी जाए, उत्तरकाशी में रेप करके उसकी हत्या कर दी जाए, देहरादून में इतने बड़े बड़े कांड हो गए, और उस रिसोर्ट में अंकिता भंडारी, अंकिता तो एक सिंबल हो गई है। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह कि उसके माँ बाप जो बिलक बिलक के हाई कोर्ट के बाहर रो रहे थे, उनकी चीखें आज भी हमारे कानों में गूंज रही हैं। लेकिन सत्ताधारियों के कानों में क्या पारा चला गया है? कौन सा तेल डाल करके सो गए हैं कि किसी को अंकिता की गूंज सुनाई नहीं दे रही है, उसकी जो रूह है, जो कांप रही है, जो रो रही है, जो करा रही है, उसकी पीड़ा किसी को सुनाई नहीं दे रही है, उसके माँ बाप के आंसू किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है, छोटा इशू नहीं है। सर, जैसे आपने अभी जिक्र किया उत्तराखंड राज्य को लेकर जो महिलाओं का योगदान है उत्तराखंड राज्य में, जिस उत्तराखंड को लेकर महिलाएं सड़कों पर उतरी, खून बहाया, कई दुराचार जो महिलाओं के साथ हुए हैं, और एक दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना है अभी हम उत्तराखंड की जो बहन अंकिता भंडारी वाले केस में, तो ये कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं उत्तराखंड में, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा। अगर मैं विपक्ष की बात करूँ, मुख्य विपक्ष दल जो है यहाँ पे कांग्रेस है, तो कांग्रेस और सभी लोगों ने मांग की थी कि अंकिता भंडारी जो प्रकरण है इसमें सीबीआई जांच हो। तो क्या इतना दबाव नहीं बना पाया विपक्ष जो सरकार पे कि सरकार झुकने को भी तैयार नहीं? देखिए, लोकतंत्र चलता है लोकलाज से, सरकारें और राजकाज चलता है लोकलाज से। मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि जब नंगा हो जाए, जब वस्त्र उतार करके खड़े हो जाए, तो उसके बाद क्या गुंजाइश रहती है? लोकतंत्र में हम किसी के सर पे डंडा मार के तो कुछ कर नहीं सकते। हम तो आवाज़ उठाएंगे, हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम धरना देंगे, हम जुलूस निकालेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा कूच करेंगे। 21 तारीख को कूच कर रहे हैं, हम सचिवालय कूच कर रहे हैं, प्रीतम सिंह जी ने आह्वान किया है, तो हम कूच करेंगे, हम अनशन पर बैठ जाएंगे। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं साहब? लोकतंत्र में तो यही है, लोकतंत्र का तकादा तो यही है। हमें लग रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप बताइए ना, लोकतंत्र की लोकलाज खत्म हो गई। सबसे बड़ा है लोकलाज खत्म हो जाना। और जब लोकलाज जिसकी उतर गई लोई, उसका क्या करेगा कोई? जिसकी लोई उतर गई, जिसके वस्त्र उतर गए, तो उसका क्या करोगे आप? जब कोई सुनने वाला नहीं है, खुलेआम भाई
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश के नेतृत्व को तीरथ सिंह जी के बयान का संज्ञान लेना चाहिए। अगर उन्होंने गलत किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो, और अगर वो सही कह रहे हैं तो अपने गिरेबान में झांको कि कहाँ गलती हो रही है। मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एक एक्स चीफ मिनिस्टर राज्य का, सत्ताधारी दल का बोल रहा है कि परसेंटेज जो है राज्य बनने के बाद बढ़ गया। अब राज्य बनने के बाद उन्होंने निश्चित तौर पे किसी एक सरकार के लिए नहीं बोला, लेकिन आज तो 6 वर्ष से उनके राज्य में उनकी सरकार है, तो किसकी जवाबदेही है आज जैसे नेहरू से सवाल किए जाते हैं, गांधी से सवाल किए जाते हैं, तो क्या अब हरीश रावत से या पूर्व के जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रहे उनसे सवाल किए जाएंगे? अरे भाई, सवाल तो धामी जी से ही किया जाएगा, सवाल तो तीरथ सिंह जी से ही किया जाएगा, और सवाल त्रिवेंद्र सिंह से किया जाएगा। उनकी ही 6 साल से सरकार कंटिन्यूटी में है। ऐसा नहीं है कि वो भूतपूर्व हो गए हों, अभी तो सरकार चल रही है। बेशक मुख्यमंत्री उनके 3 हो गए, लेकिन सरकार अभी भाजपा की चल रही है, इसलिए सवाल उनसे किया जाएगा और जवाबदेही उनकी है। तीरथ सिंह जी ने जो बात कही है उस पर सरकार को ही जवाब देना चाहिए, बीजेपी को जवाब देना चाहिए। अंकिता भंडारी के मामले में जो हमारा आरोप है कि अपराधियों को बचाने का षड्यंत्र हो रहा है, वो उसका प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष है कि बुलडोजर के लिए डीएम कह रहा है, एसएसपी कह रहा है हमने तो बुलडोजर भेजा ही नहीं। तो क्या चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में कोई ऐसा कार्यालय है जिसमें बुलडोजर खड़ा रहता है और मुख्यमंत्री आदेश कर दे और बुलडोजर चले जाए? मुख्यमंत्री तो नहीं आदेश करते बुलडोजर का। तो बुलडोजर कौन ले गया? किसने वो कमरा तोड़ दिया जिसमें अंकिता की हत्या के सबूत थे? और उसके बाद किसने उस फैक्ट्री में आग लगा दी? पीएससी और पुलिस की अभिरक्षा में जो है पूरा, उसमें आग किसने लगा दी? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। तो इसलिए ये सारे मामले जनता के सामने हैं, जनता देख रही है, और इसके बाद भी अगर प्रतिक्रिया जनता इनके खिलाफ नहीं करेगी तो हम तो अपोजिशन के लोग हैं, हम हमेशा बोलेंगे। हमारा काम है चौकीदारी का, हमारा काम है डंडा बजाते रहो, जागते रहो बोलने का। अब जिन्होंने जागना है अगर वही सोए रहे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? सर, एक सवाल और है कि आप एक विपक्ष में हो, मुख्य विपक्ष में हो, इससे पहले आपकी भी सरकारें रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो परसेंटेज का खेल चल रहा है उत्तराखंड में, जो पहले से है, जैसे कि अब तो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में खुद सांसद हैं उत्तराखंड से, गढ़वाल सांसद, उन्होंने भी कह दिया है कि प्रतिशत का खेल है, तो इस पर रोक कैसे लगाई जाए? क्या लगता है आपको? देखिए, कांग्रेस के जमाने में जितने क्रांतिकारी काम विकास के हुए, विकास के साथ साथ भ्रष्टाचार भी कभी कभी होता है, पनपता है, लेकिन ये काम जिनको जिम्मेदारी होती है, जिनको ताकत दी होती है जनता ने, जिनको चुन के भेजा होता है, उनका काम होता है कि वो उस पर अंकुश लगाएं। कांग्रेस के जमाने में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रदेश के अंदर खड़ा हुआ, सिडकुल किसके जमाने में बना? यूनिवर्सिटीज किसके जमाने में बनी? दून यूनिवर्सिटी हो, तमाम टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हो, तमाम मेडिकल कॉलेजेस हो, तमाम जितने काम इस प्रदेश के अंदर, सड़कों का जाल बिछना, प्रदेश के अंदर तमाम योजनाएं, वो सारी कांग्रेस के जमाने में हुई। हम ये नहीं कह रहे कि हम बिल्कुल दूध के धुले, कोई कहीं गड़बड़ हुई होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, अगर कहीं कोई संज्ञान में बात आया। लेकिन मैंने आपको कहा, लोकलाज जब रहे ना, एक गढ़वाल मंडल विकास निगम का खनन का पट्टा अगर किसी के नाम पे है और 17 करोड़ रुपए की देनदारी उसके ऊपर है, बिना वो 17 करोड़ रुपए वसूल किए उसको तीसरी बार भी अगर पट्टा दिया जाता है तो ये क्या होगा? भ्रष्टाचार हुआ। और हम बोले, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसके बाद कान में उंगली डाल के, आंख बंद करके, और बिल्कुल जैसे न देखा न सुना न बोला और दे दिया, तो इसके ऊपर क्या करेंगे आप? तो इसलिए मैं समझता हूं कांग्रेस के जमाने में अगर कहीं कोई गड़बड़ी किसी प्रकार हुई तो नेताओं की आंख में शर्म थी। सत्ता में जो बैठे हुए हमारे लीडर्स थे उन्होंने हमेशा कार्रवाई करी, लेकिन आज की तारीख में तो आप कितना चिल्ला लीजिए, कितना बोल लीजिए। मैंने आपको 2 उदाहरण बताए, NH-74 क्या हुआ उसकी जांच का, और क्या हुआ लोकायुक्त का। कहाँ है वो लोकायुक्त की फाइल? किस कूड़ेदान में है? कहाँ सड़ रही है? उसका अचार डाला तुमने, सब्जी बनाई, खा गए, पी गए, उसे भूत ले गया, प्रेत ले गया, वो फाइल है कहाँ? क्यों नहीं वो प्रवर समिति से फाइल आई? तो ये बेशर्मी इसको कहते हैं, इसको कहते हैं लोक लाज का खत्म हो जाना। तो जब लोक लाज खत्म हो जाएगी तो मैंने आपसे एक शब्द कहा, जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई? सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा
कि ये जो उत्तराखंड राज्य बना है आंदोलन करके बना है, लेकिन आंदोलन के बाद, राज्य बनने के बाद भी आंदोलन पे आंदोलन हो रहे। कभी सिंचाई विभाग वाले धरने पे बैठ रहे हैं, बेरोजगार धरने पे बैठे हैं। अभी कुछ टाइम पहले जो उत्तराखंड की मातृशक्ति थी अपने आरक्षण को लेकर धरने पर बैठे। तो क्या ये प्रदेश सिर्फ धरनों से चलने वाला है? इस प्रदेश को जिन लोगों की जिम्मेदारी थी दिशा देने की, कहीं ना कहीं चूक हुई। देखिए, राज्य तो 1952 में सबसे पहले पीसी जोशी साहब ने इसकी मांग करी, और तब से लेकर के 1990 के दशक में जब हमने उत्तराखंड राज्य का प्रस्ताव पारित किया, उसके बाद 2 समितियां बनी। विनोद बड़थवाल कमेटी, जिसमें मैं ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था, और रमाशंकर कौशिक कमेटी उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाई। इन दोनों कमेटीज ने अपने प्रस्ताव जो पहली बार किसी सरकार ने स्वीकार किए, वो प्रस्ताव के आधार पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने पहली बार ऐतिहासिक काम किया, संकल्प प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा। उसके बाद देवेगौड़ा जी की सरकार, उसके बाद तमाम सरकारें आई, और उसके बाद अल्टीमेटली 2000 में एक कानून बना और राज्य बन गया। बहुत कुर्बानियां हुई। निश्चित तौर पे 90 के दशक में जो आंदोलन हुआ वो मील का पत्थर था, और नौजवानों ने, महिलाओं ने, आंदोलनकारियों ने, इस राज्य के पत्रकारों ने, इस राज्य के शिक्षकों ने, कर्मचारियों ने, महिलाओं ने, कोई ऐसा था ही नहीं जो राज्य के आंदोलन में किसी ना किसी तरह से योगदान ना रहा हो। लेकिन ये राज्य किस लिए बना था, क्या सपना था? चलिए, आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण, क्षैतिज आरक्षण, ये एक अलग चीज है, ये होनी चाहिए। लेकिन क्या सपना ये देखा गया था कि इस राज्य में इस प्रकार से हालात हो जाएंगे कि अभी राज्य बने हुए 22 साल हुए, मुख्यमंत्री कितने हो गए साहब? यहाँ गिनती करिए, तो 12 मुख्यमंत्री अगर हो गए 22 साल में, इस राज्य को मुख्यमंत्रियों के लिए, गवर्नर के लिए, मंत्रियों के लिए, विधायकों के लिए थोड़ी बनाया था। इस राज्य को तो इसलिए बनाया था कि माता बहन के सर से घास का, लकड़ी का, पानी का बोझ कम हो। इस राज्य को इसलिए बनाया था कि जो नौजवान अपने बूढ़े माँ बापों को छोड़ करके पलायन कर जाते हैं नौकरी के लिए, उनके हाथों को यहाँ पर काम मिले। ये राज्य इसलिए बनाया था कि इस राज्य में जो हमारे दूर दराज के लोग हैं, गुत्तू के, घनसाली के, मोरी के, धारचूला के, पूरे राज्य के वो तमाम इलाके जहाँ के लोगों ने ट्रेन नहीं देखी, आज वहाँ अस्पताल पहुँचे, वहाँ पर डॉक्टर हो, वहाँ पर उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं हों। हमारी प्रसव वाली जो बहनें होती हैं, हमारी प्रसूता बहनें होती हैं, उनको वहीं पर उनके घर के नज़दीक उनका इलाज हो। उनको मैटरनिटी के लिए उनको कोटद्वार, देहरादून, हल्द्वानी यहाँ ना आना पड़े। और ये राज्य इसलिए बना था कि इस राज्य में एक पूरे देश का एक मॉडल स्टेट ये बने। तो आज इस राज्य का क्या हाल कर दिया। 22 सालों की यात्रा, 22 साल कम नहीं होते, 2, 4, 5 साल तक तो हमारे पास बहाना था कि अभी नया राज्य है। अब 22 साल का युवा राज्य है। 22 साल का जब लड़का होता है, माँ बाप उसकी नौकरी के बारे में और उसके बाद उसकी शादी के बारे में सोचते हैं, उसके परिवार बसाने के बारे में सोचते हैं। ये 22 वर्ष का उत्तराखंड हो गया है। क्या जो लोग, मैं इसमें बीजेपी और कांग्रेस भी नहीं कह रहा हूँ, जो इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, चुने हुए प्रतिनिधि रहे, उनको क्या अपने गिरेबान में झांक करके देखना नहीं चाहिए कि क्या उन सपनों को पूरा करने के लिए कुछ काम हुए? जो सपने हमारे उन तमाम लोगों ने देखे थे, जिन्होंने इस राज्य के लिए चाहे एक लाठी ही खाई थी, क्या उनके सपने ये थे? उनके सपने ये नहीं थे। आज मैं समझता हूँ कि इस राज्य को बहुत अमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। घिसी पिटी वही उत्तर प्रदेश की फोटो स्टेट जो चली आ रही राजनीति, वही, और फोटो स्टेट भी बिगड़ी हुई, स्याही जैसे खत्म हो जाती है और बहुत फेडेड आती है, उस प्रकार का हो गया। भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश से हम 4 कदम आगे हैं। हम अपराधों में जहां कहते थे कि उत्तराखंड में अपराध ही नहीं है, वहां अपराध ऐसे हो रहे हैं कि ब्लॉक प्रमुख की पत्नी को गोली मार करके उत्तर प्रदेश की पुलिस चली जा रही है, हत्या करके चली जा रही है। ऐसे हो रहे हैं कि लड़की को जिंदा जला दिया जा रहा है। ऐसे हो रहे हैं कि रिसोर्ट में 19 साल की अंकिता की जघन्य हत्या कर दी जा रही है। ऐसे हो रहे हैं कि तमाम वो अड्डे खोल दिए गए हैं जहां अनैतिक काम होते हैं। इसलिए उत्तराखंड नहीं बना था। उत्तराखंड जिन सपनों के लिए बना था, मैं समझता हूँ बहुत दूर की कौड़ी है। और ये पॉलिटिकल लीडरशिप को, किसी भी पार्टी की हो, हमें अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि हम कितने जिम्मेदार हैं और हमारा क्या योगदान है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए। धन्यवाद। और किसी अपडेट के साथ जो उत्तराखंड के समसामयिक विषय हैं उन पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।